नमस्कार। मेरे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो ये मेरा इस एपिसोड में मैं आपको ग्रामर दिखा रहा हूँ और ये मेरा उस श्रृंखला में दूसरा एपिसोड है। पहला वाला एपिसोड में मैंने नाम दिया था इंट्रोडक्शन टू ग्रामर। तो इस बार मैं इसको थोड़ा आगे दिखाऊंगा, आगे ले जाऊंगा ताकि चीज़ें आगे बढ़े। ग्रामर में तो आगे बढ़नी चाहिए ना, ग्रामर भी तो हमको जानना पड़ता है, तो उसको जानते हैं थोड़े से। और क्या, आप आराम से दिखिए और ये बहुत फ़ायदा करेगा आपको। जब धीरे आप सबसे पहले ग्रामर को तब सीखें जब आपको थोड़ा सा आता हो इंग्लिश। तो ऐसा अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता तो मेरे वीडियो देखते रहिए, और जैसे मैं कुछ हेल्पफुल गाइड आपको बताता रहूँ कुछ बातें, तो आप देखते रहिए, उसको हल्का हल्का करते रहिए, तो आपको इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। उसके बाद कुछ समय के बाद आप ग्रामर की ये जो लेसन्स हैं इनको देखिए। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे ले जाऊंगा ग्रामर में, और बहुत भार ना देकर आपको ग्रामर को बहुत आसानी से बताऊंगा, जो एक एक एपिसोड में थोड़ा थोड़ा करके आप जानेंगे और आप सीख जाएंगे। तो उसको तभी ये ग्रामर तभी देखना शुरू करें जब आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश कुछ आता हो। बिल्कुल नहीं आता हो इंग्लिश तो उस समय ग्रामर ना सीखें। जब आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत आता हो तो उसके बाद कीजिए। और क्या होता है, कई बार मैंने भी इंग्लिश सीखा तो मैंने रीडिंग बहुत किया, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छा इंप्रूव होगी, लेकिन मैंने ग्रामर उस समय नहीं सीखा। लेकिन मैं अभी जो सीख रहा हूँ ग्रामर को, मतलब थोड़े देर पहले सीखना शुरू किया है, कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले सीखना शुरू किया, और आज भी कर रहा हूँ। और आपको सिखाते सिखाते और अच्छा बन जाएगा मेरा। तो वो है कि जानने के बाद जब आप इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं तो उसके बाद सीखने में आपको ज़्यादा इफेक्टिवली आप ग्रामर सीख सकते हैं। तो आपको याद होगा कि स्कूल में हम करते थे, ग्रामर की किताब सीखने का समय आता था तो हम थोड़ा सा मुश्किल में रहते, ग्रामर कैसे सीखे, है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते। तो ग्रामर सीखने का वक्त सही वही होता है जब आपको इंग्लिश या तो कुछ ना कुछ तो कम से कम आता हो। तब शुरू से ग्रामर सीखने लग जाएंगे तो आप एक तरह से इंग्लिश लैंग्वेज से ही दूर भागने लग जाएंगे। तो ग्रामर अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं आती है तो पहले आप मेरे एपिसोड देखते रहिए, 1 साल करीब देखिए या 6 महीने देखिए, और बीच बीच में जो मैं बोलता हूँ करते रहिए, इम्प्रूव हो जाएगा। तो उसके बाद इन एपिसोडों को जो मैं ग्रामर का दे रहा हूँ, अलग से दिखा रहा हूँ, वो आप देखते रहिए, वो आप देखिएगा, तो आपका इंग्लिश और ठोस हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले एपिसोड जो है इस श्रृंखला में इंट्रोडक्शन टू ग्रामर दिया, अब ये दूसरा है, तो इसमें थोड़ा और आगे ले जाते हैं चीज़ों को, और इसमें मैं आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। जो मैंने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज को 2 भागों में मेनली बांट सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में आप प्रेडिकेट जो होती है सब्जेक्ट को छोड़कर जो होता है सेंटेंस में, वो प्रेडिकेट हो जाता है। तो मैंने एग्जाम्पल बताया था कि द टीचर इज टीचिंग मैथमेटिक्स टू द स्टूडेंट्स। सो उसमें द टीचर जो है, उसमें जो टीचर है वो सब्जेक्ट है, और इज टीचिंग मैथमेटिक्स टू द स्टूडेंट्स प्रेडिकेट हो गया। और उसमें जो है टीचिंग हो गया वर्ब और स्टूडेंट्स हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से इज टीचिंग मैथमेटिक्स टू द स्टूडेंट्स वो हो गया प्रेडिकेट, और टीचर हो गया सब्जेक्ट। तो इस तरह मैंने उसको एक तरीके से बताया था आपको कैसे सेंटेंस को मेनली कैसे देखा जा सकता है, किन किन भागों में। और उसके अलावा एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, वो है कि एक सेंटेंस जो होती है, बहुत सारे वर्ड, कोई भी सेंटेंस जो हिंदी के हो, इंग्लिश की हो, सब बहुत सारे वर्ड से मिलने से बनता है ना। तो उसमें टाइप ऑफ वर्ड्स आप सीख लेंगे कि ये इस टाइप का वर्ड है, ये इस टाइप का वर्ड है, तो आपको सेंटेंस बनाने में और करेक्टली ग्रामेटिकली व्याकरण के हिसाब से सही इंग्लिश लिखने में और बोलने में आसानी होती है, अगर आपको मालूम होता है कि किस टाइप के वर्ड्स हैं। लेकिन वो शुरुआत में आप नेचुरली बात कर और रीड कर स्पेशली रीडिंग कर आप नेचुरली सीख जाइए, और उसके बाद आपको वो वापस जाके देखना है कि भाई क्या क्या है, तो आपका थोड़ा अच्छा ठोस हो जाएगा। वही तरीका अच्छा होता है। तो उसमें ये जो मैं बताया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जैसे कि एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन। लेकिन जो हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हम उसको एक तरीके से, मैंने बताया पिछली बार कैसे उसको किस
किस किस टाइप का वर्ड है, कैसे हम बताते हैं, उसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं क्या क्या, कौन कौन से? नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। ये सब मिलके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के वर्ड्स होते हैं, जिनको सीख लीजिए, समझ लीजिए। तो जब आपकी इंग्लिश थोड़ा ठीक ठाक हो जाए तो उसके बाद आप उसको भी समझ लीजिए तो अच्छे और अच्छा बन जाता है। ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट इंग्लिश आपकी होती चली जाती है। और एक और चीज़ है उसके अलावा, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा, वो है आर्टिकल्स, जिसमें ए एंड दी 3 वर्ड्स होते हैं। आर्टिकल्स ए एंड दी, वो भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग होता है। सो द टीचर, उसमें द जो है आर्टिकल है। तो इस वीडियो में हम सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं और प्रेडिकेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस तरह हम आगे इसको बढ़ाते हैं। और जो नाउन और प्रोनाउन है वो हम आगे वाले एपिसोड में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इन सब के बारे में जानेंगे। जो सेंटेंस जो होता है, क्या होता है? इट्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सो सेंटेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो उसमें 2 पार्ट्स में, जैसे मैंने बोला, मेनली बांट सकते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कोई जरूरी नहीं कि एक ही वर्ड हो, वो एक से ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं। तो मैंने बताया द टीचर, वो टीचर तो एक ही वर्ड है, लेकिन इज टीचिंग मैथमेटिक्स टू द स्टूडेंट्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो वो प्रेडिकेट है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि प्रेडिकेट बहुत सारे वर्ड से बने, वो एक वर्ड से भी बन सकता है। हाँ, उसका मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कैसे है। क्या है कि कैट पर्स, आपको मालूम है डॉग बार्क्स, डॉग तो बार्क करते हैं, लेकिन कैट क्या करता है? पर करता है, PURR। तो एक से ज़्यादा कैट, CATS, कैट्स पर फुल स्टॉप। जो भी हमने इंग्लिश लैंग्वेज में होता है वो सेंटेंस से पहला वाला वर्ड होता है कैपिटल में लिखते हैं और आखिरी में जाके एक पंक्चुएशन देते हैं, वो तो आपको मालूम है। तो कैट्स पर फुल स्टॉप कंप्लीट सेंटेंस हो गया, पूरा सेंटेंस एकदम। उसमें कैट्स जो हो गया सब्जेक्ट है और पर जो है प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट के होने के साथ साथ वो वर्ब भी है। जैसे मैंने, आपको याद होगा कि मैंने पहले वाले एपिसोड में बताया कि हर प्रेडिकेट में एक वर्ब का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो कम से कम हेल्पिंग वर्ब तो होता ही होता है, जैसे ईज वाज होता ही होता है। तो पर जो है PURR, वो वर्ब भी है और प्रेडिकेट भी है। एक ही वर्ड का प्रेडिकेट बन गया पर, और एक वर्ड का सब्जेक्ट बन गया। 2 वर्ड से सेंटेंस बन गया। देखिए, एक सेंटेंस में मिनिमम 2 वर्ड होना चाहिए, 2 वर्ड या उससे ज़्यादा। लेकिन अगर हम थोड़ा अलग से एक एग्जाम्पल बताएं, माई लिटिल सिस्टर वॉचेस कार्टून्स ऑल द टाइम। माई लिटिल सिस्टर वॉचेस कार्टून्स ऑल द टाइम। तो उसमें माई लिटिल सिस्टर, वो 3 वर्ड सब्जेक्ट हो गया, एक से ज़्यादा वर्ड का सब्जेक्ट। टीचर में बोला टीचर इज टीचिंग मैथमेटिक्स टू द स्टूडेंट्स, सो उसमें टीचर एक वर्ड से सब्जेक्ट है। यहाँ माई लिटिल सिस्टर 3 वर्ड का सब्जेक्ट। देखिए कैसा है, सब्जेक्ट भी एक वर्ड से ज़्यादा हो सकता है। और ऐसे जगह पर जहाँ सब्जेक्ट एक वर्ड से ज़्यादा होता है, वहाँ जो है एक वर्ड, उसमें सब्जेक्ट 3 वर्ड के हैं माई लिटिल सिस्टर, उसमें एक वर्ड जो होता है वो मेन होता है, उससे बोलते हैं सिंपल सब्जेक्ट। आपके जानने के लिए बता रहा हूँ, जान लीजिए। सिस्टर जो है माई लिटिल सिस्टर, उसमें सिस्टर जो है सिंपल सब्जेक्ट बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से सब्जेक्ट को हम थोड़ा और हम बता सकते हैं। और वर्ब तो होता ही होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो ज़रूरी होता है। हर सेंटेंस में वर्ब होता है, कम से कम एक हेल्पिंग वर्ब तो होता ही होता है। और कभी कभी हमने देखा है कि कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद प्रेडिकेट होता है। लेकिन हमेशा कोई जरूरी नहीं ऐसा हो। कभी कभी सबसे पहले प्रेडिकेट दे देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट देते हैं। तो आप कोई भी सेंटेंस देखें, पहले पार्ट को सब्जेक्ट बोल दिया, फिर उसके बाद वाले जो उनको प्रेडिकेट बोल दिया। कोई जरूरी नहीं ऐसे हो। कभी कभी सबसे पहले प्रेडिकेट दे देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट देते हैं, ऐसे भी होता है। और एक और चीज़ एक्सेप्शन बता देता हूँ। एक्सेप्शन तो बहुत जगह मिल जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज। एक एक्सेप्शन जो है वो ये है कि एक सेंटेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट ही नहीं होती है। सब्जेक्ट, हालांकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बहुत जरूरी होता, होना ही चाहिए, लेकिन इन टाइप सेंटेंस में एक एक्सेप्शन है, सब्जेक्ट नहीं होता।
तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि कोई कमांड दिया जाता है, डायरेक्ट कमांड दिया जाता है किसी को, जिससे आप संबोधन करते हैं, जिस चीज़ को संबोधन करते हैं या जिस व्यक्ति को संबोधन करते हैं उसको डायरेक्ट कमांड देते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, डोंट मूव, डोंट मूव, उसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, तो सब्जेक्ट कहाँ गया फिर? वो अंडरस्टूड होता है, यू एक सब्जेक्ट को अंडरस्टूड होता है कि यू डोंट मूव, यू बोलते नहीं है, बोलते हैं डोंट मूव, फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क, वो कंप्लीट सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। तो इस टाइप का एक सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, वो एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं ना। और तो ठीक है, एक और एग्जांपल बता दूं उसका, सिट डाउन, वो भी देखिए, सिट डाउन, फुल स्टॉप, वो उसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस है ना। तो ठीक है, अब अगले एपिसोड में आपको और आगे ले जाते हैं, आगे बताते हैं। तो अगले एपिसोड तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।